तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक सवाल है कि इकबाल रन अ स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस व्हिच हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर सेवरल ईयर्स। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। Iqbal pays all sales receipt into the business bank account. The following is a summary of the bank account for the year ended 31st March 2011. अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी बेटा, अजान थी। अच्छा बेटा, ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था इनकम स्टेटमेंट का, और आई होप कि आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट इसकी बनाई होगी, क्वेश्चन 1 की। नहीं बनाई हो तो बना लीजिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, एसओएफपी सीख रहे हैं। तो एसओएफपी नॉर्मल लेवल की आपको बनाना आती है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, पर साथ साथ में हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये इकबाल वाला सवाल है, इसकी एसओएफपी बनानी है। तो एसओएफपी हम बना लेते हैं। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ एसओएफपी कैसे बनेगी। हम सबसे पहले हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हेडिंग में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और जो भी इसकी डेट दी हुई है, लाइक एज एट 31st March 2017, आई होप कि यही है। ठीक है, हम ये डेट दे देंगे। अच्छा, इसके बाद आगे काम क्या होगा, तो आगे बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान तरीका है। आगे आपने क्या करना है, 2 कॉलम बनानी है, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स लिखते हैं। और एसेट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं नॉन करंट एसेट। क्या लिखते हैं बेटा, नॉन करंट एसेट लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नॉन करंट एसेट से। हम हेडिंग दे देते हैं नॉन करंट एसेट्स की। अब नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, इसके लिए हमें देखना होगा सवाल के अंदर कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है। आपके पास उसने बैलेंसेस दिए होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे। तो मुझे बता सकते हो मुस्तफ़ा कि इसमें से हमारे पास जो है कौन सा नॉन करंट एसेट है? सर फिक्सचर्स एंड फिटिंग है और मोटर व्हीकल है। शाबाश शाबाश। जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि सर ये जो फिक्सचर एंड फिटिंग्स है ये नॉन करंट एसेट है, और डिलीवरी मैन नॉन करंट एसेट है। मत इन शॉर्ट जो करंट एसेट नहीं हो, इस आपके पास इंफॉर्मेशन में 2 चीजें दी हुई होती हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज को आप इग्नोर कर दें, लाइक ओविंग हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, इसको आप इग्नोर कर दें। इसके बाद बाकी सारे एसेट्स हैं। तो एसेट में से करंट एसेट को आप इग्नोर कर दें, ट्रेड रिसीवेबल को, इन्वेंट्री को, कैश को, बैंक को, और आपके प्री पेमेंट्स को। आपके पास बाकी क्या आ जाएंगे, नॉन करंट एसेट आ जाएंगे। तो हमारे पास 2 ही हैं। अच्छा, तो हम इन दोनों के नाम लिख लेते हैं। एक हमारे पास है फिक्सचर्स एंड फिटिंग, तो पहले हम लिख लेते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, डिलीवरी वैन। अच्छा, अब इनके साथ सीन क्या है, आपने इनकी क्लोजिंग वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है, आपने इनकी क्लोजिंग वैल्यू लिखनी है, मतलब क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू। अच्छा, क्लोजिंग वैल्यू सवाल में गिवन होती है। ठीक है, देखें। अच्छा, ज्यादातर आपको सवालों में क्लोजिंग वैल्यू गिवन होगी। लाइक देख लें, हम एसएफपी बनाते हैं साल की लास्ट डेट पे, लाइक 31 मार्च 2011, इस तारीख पे मैं बना रहा हूँ। इसकी क्लोजिंग वैल्यू ये गिवन है 68,000, 7,500। अगर क्लोजिंग वैल्यू नहीं गिवन होती तो फिर मैं क्या करता, कॉस्ट में से, उसने कॉस्ट दी हुई होती, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेता। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्लोजिंग वैल्यू हमें लेनी है, जस्ट क्लोजिंग वैल्यू लेनी है। क्लोजिंग वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, गिवन होती है, अच्छी बात है। अगर गिवन नहीं है तो वो आपको क्या करेगा, दे देगा कि साल के शुरू में इतनी कॉस्ट थी, इतना माल हमने और बाय किया, और उसके बाद बोलेगा कि इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ। तो जो आपने डेप्रिसिएशन फाइंड की है, वो कॉस्ट के साथ एडजस्ट करके जो बुक वैल्यू आ जाए, जो फाइनल आंसर आ जाए, वो आपने लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो आपने क्लोजिंग वैल्यू लिखनी जी है। सर। तो फिक्सचर्स की हमारे पास जो क्लोजिंग वैल्यू आ रही है, दैट इज अराउंड 68,000। 68,000। ये सवाल में गिवन है। और डिलीवरी वैन की जो क्लोजिंग वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 7,500। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 75,500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ तक मेरे साथ है? सर इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया आपने?
देखो ये रिवॉल्यूशन मेथड है। रिवॉल्यूशन मेथड में क्या होता है, रिवॉल्यूशन मेथड में ये जो क्लोजिंग वैल्यू होती है इससे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी होती है। मतलब ये जो क्लोजिंग वैल्यू है ना, ये क्या है, ये बुक वैल्यू है। क्या है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी इसमें से डेप्रिसिएशन एडजस्टेड है। देखो डेप्सन हम क्यों लगाते हैं, डेप्सन हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है फाइनल डेट पे, वो रियल वैल्यू हो जाए, वो मतलब जो उसकी असल वैल्यू होनी चाहिए उस पर आ जाए। तो जितने इससे पहले अगर तुमने कभी सवाल किए हो आज तक सोल ट्रेडर के, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास साल की शुरू वाली कॉस्ट दी हुई होती है। कौन सी दी हुई होती है? साल की शुरू वाली कॉस्ट दी हुई होती है। उस साल की डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस नहीं हुई होती। इसीलिए वहां पर हम क्या करते थे, पहले हम बनाते थे कॉस्ट का कॉलम, अगर आपको याद हो, फिर हम बनाते थे डेप्रिसिएशन का। तो वहां डेप्रिसिएशन माइनस करने का मतलब ये होता था कि ये डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई इससे। और यहाँ जो ये बुक वैल्यू आ रही है, ये बिल्कुल साल के लास्ट में आ रही है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। डेप्रिसिएशन छुपाई हुई है जो कि हमें निकालनी थी रिवॉल्यूशन मेथड के जरिए। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। जहां पर सवाल में रिवॉल्यूशन मेथड यूज होगा, जहां पर सवाल में रिवॉल्यूशन मेथड यूज होगा, तो अंडरस्टूड बात है कि ये जो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू आ रही है, ये बिल्कुल मार्केट वैल्यू के हिसाब से है। जो हमारे पास ये डेट है, ये बिल्कुल इसी डेट के हिसाब से है। ठीक है? तो इसके अंदर आप देखें डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका ही दूसरा होता है। हम ओपनिंग लेते हैं, फिर परचेज को ऐड करते हैं, डिस्पोजल को माइनस करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं। परसेंटेज का चक्कर ही नहीं होता इसके अंदर। लेकिन जहां पर आप परसेंटेज लगाएंगे ना, वहां पर बाकायदा मैं आपको कॉस्ट में से डेप्सन माइनस करके दिखाऊंगा जहां पर परसेंटेज लगाएंगे। ठीक है बेटा? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा करंट एसेट्स। तो हम लिख लेते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, जो जो आपके पास करंट एसेट में आइटम आ सकता है वो हम लिखेंगे। करंट एसेट में नॉर्मली क्या आता है, सबसे पहले इन्वेंट्री आती है। सबसे पहले इन्वेंट्री आती है। तो इन्वेंट्री कौन सी लेंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। क्लोजिंग। क्लोजिंग लेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप जाके सवाल में देखेंगे, एक मिनट, चैट में किसी ने मैसेज किया। सर SFP2 कॉलम बनाई। अब हाँ बेटा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कोई इस तरह का कोई फॉर्मेट नहीं है कि 3 कॉलम बनाए, 2 कॉलम बनाए, 1 कॉलम भी बना सकते हैं। सफीला बेटा 1 कॉलम भी बना सकते हैं, 1 कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई इसका लिए कोई मेथड नहीं है। लेकिन आप 2 कॉलम बनाए, 2 कॉलम ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सो इन्वेंट्री के ऊपर आते हैं। इन्वेंट्री हमारे पास साल में 9200। 9200। उसके बाद सर क्या आएगा, उसके बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में से क्या करना है, अगर आपने कोई प्रोविजन वगैरह हो तो वो माइनस कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये आएगा 8300, इसमें से लेस कर लीजिएगा प्रोविजन। अगर हो इस सवाल में था प्रोविजन फॉर टॉप फुटेड, आप लोगों ने सर वो निकाला है 249 249, आपने माइनस कर देना। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रेड रिसीवेबल की क्लोजिंग वैल्यू लेनी है। पहली बात क्या लेनी है, क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू आपको ज्यादातर क्या नाम है, सवाल के एंड में गिवन होगी। ये जो बैलेंसेस होते हैं ना, ये जो आखिरी वाले होते हैं, इसमें क्लोजिंग वैल्यू दी हुई होगी। लेकिन अगर ट्रेड रिसीवेबल की क्लोजिंग वैल्यू नहीं देता आपको, फॉर सपोज नहीं देता, यहाँ पे लगा लेता है क्वेश्चन मार्क। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। बात सवालों में होता है, यहाँ लगा लेगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, अगर नहीं देता ट्रेड रिसीवेबल की क्लोजिंग वैल्यू, आपको ये बताता है कि ओपनिंग रिसीवेबल कितने थे, क्रेडिट सेल्स कितनी हुई थी, हमने पैसे कितने रिसीव किए थे, तो क्लोजिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस सर। सर क्रेडिट सेल्स में से वो माइनस कर देंगे एक्सीलेंट जितने एक्सीलेंट मिले। सर, हम क्या करेंगे, जिस तरह क्रेडिट सेल फाइंड करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाते थे, तो सेम एज क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए भी ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट सिर्फ क्रेडिट सेल्स के लिए नहीं बनता। अगर सवाल में क्रेडिट सेल्स गिवन हो, आपको गिवन हो और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, तो आप ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए भी बना सकते हैं। जिस तरह कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाते हैं, मेन मकसद उसका होता है क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना। मेन मकसद जो उसका होता है कि ट्रेड रिसीवेबल की हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे अगर कोई चीज मिसिंग हो रिसीवेबल के हवाले से, कोई भी चीज, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो रिसीवेबल का बैलेंस हो, चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो। तो इस सवाल में दी हुई थी, उसमें से मैंने क्या किया, प्रोविजन माइनस किया। सर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अदर रिसीवेबल आएगा। अदर रिसीवेबल में साल के आखिर में जो प्री पेमेंट्स हैं, साल के आखिर में जो प्री पेमेंट्स हैं एक्सपेंस के हवाले से, वो आएंगी। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
जैसे रेंट प्रीपेड आ रहा है साल के आखिर में, साल के आखिरी वाला अमाउंट उठाना है। और रेट्स हमारे पास हो गया, रेट्स प्रीपेड आ रहा है साल के आखिरी वाला। कितना हो गया बेटा हमारे पास? ये 600 और 300। सर इसमें डिस्काउंट नहीं आएगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट क्यों आएगा? डिस्काउंट अलाउड तो हम एक्सपेंस में जाके लिख देंगे ना, जो हम इनकम सर से। रिसीव्ड भी तो किया। डिस्काउंट रिसीव तो अदर इनकम में चला जाएगा। अदर ओके सर। अदर अदर रिसीवेबल का मतलब होता है वो पैसा जिसका बेनिफिट आपको अगले साल मिलना है। आपने दे दिया ये पैसा, आपने पेमेंट कर दी है, लेकिन इसका फायदा नेक्स्ट ईयर होना है, यानी 31 मार्च 2017 के बाद होना है जिसका फायदा। तो डिस्काउंट रिसीव का फायदा तो आपने उसी वक्त उठा लिया था, तो वो जाएगा किस में? ये वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आते हैं असल चीज की तरफ, जो कि हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम बैंक नहीं लिखेंगे बेटा, हम बैंक नहीं लिखेंगे, चाहे कोई भी सवाल आ जाए हम उसकी जगह वर्ड यूज करेंगे कैश। ये मैं कंपनी में भी आपको बता चुका हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। अब इसमें सीन क्या है, अब सुनना गौर से। कभी कभार वो आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं देता, बैंक का स्पेशली, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं देता। तो बड़ा आसान सा तरीका है, अगर वो नहीं दे आपको बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे, तो बड़ा आसान सा तरीका है, जो भी ओपनिंग बैलेंस है आप वो उठाएं, जो जो पैसे आए हैं वो उसमें क्या करें, ऐड करें, और जो जो हमने पेमेंट्स किए वो क्या करें, आप माइनस कर दें। प्लस में आंसर आए तो ये हमारे लिए एसेट है, माइनस में आंसर आए तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। मैं दोबारा बता दूं, इस सवाल में शायद गिवन हो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन अगर वो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं देता तो हर सवाल के अंदर अगर आप देखें ऊपर वो आपको बैंक अकाउंट बना के देगा, जैसे यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर इसने माशाल्लाह से आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस है, और ये सारी रिसीट्स है, मतलब ये पैसे आए हैं हमारे पास, ये पैसे आए हैं हमारे पास, और ये सारी क्या पेमेंट्स है, ये हमने पेमेंट्स की हैं। ठीक है। तो अच्छा जी, सर जो अकाउंट बना हुआ आप, उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। हाँ हाँ, सुनो सुनो, इस सवाल में हम देख लेते हैं बैंक की क्लोजिंग बैलेंस दिया ही नहीं दिया, पहले हम देख लेते हैं, नीचे हम देख लेते हैं। इसने इसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस है, अब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है और रिसीट भी डेबिट साइड पे आ रही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सारे आइटम्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मैं दोबारा बता दूं, अगर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं देता तो आपने ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स, जो जो पैसा आया है वो ऐड कर लें, माइनस कर दें पेमेंट्स। अदरवाइज ज्यादातर सवालों में गिवन होता है बैलेंस सीडी, यहाँ पर स्पेशली आपको नजर आ जाएगा बैलेंस सीडी, पर इसमें नहीं गिवन, और कभी कभार आपको नीचे दे देता है, इस जगह दे देता है बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ। तो क्या करेंगे सर, जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें रिसीट को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे पेमेंट। अब ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड पे आ रहा है, रिसीट भी डेबिट साइड पे आ रही है, तो इन सबको हमें ऐड करना होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता तो फिर वो माइनस होता, क्योंकि वो लायबिलिटी बन जाती। ठीक है। तो आपने ओपनिंग प्लस रिसीट करना है और माइनस करनी है सारी की सारी पेमेंट्स जो हमने बैंक से की। बताएं कितना अमाउंट आ गया? जी गाइस, 31,350। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताया तो मैं समझाऊं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया तो बैंक का टी अकाउंट हम जाके देखेंगे। हर चीज में टी अकाउंट सोचना है आपने, उसी से रेलेवेंट। और टी अकाउंट में जाके क्या करना है, जो रिसीट्स हैं वो ऐड होंगी, जो पेमेंट्स हैं वो माइनस होंगी, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो ये डिपेंड करता है। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो ये एसेट है, ये क्या है, एसेट है, तो ये ऐड हो जाएगा। अगर ये वाला ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा होता तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी फिर क्या हो जाती, माइनस हो जाती। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हमने यही किया, जो ओपनिंग बैलेंस था वो डेबिट साइड पे आ रहा था, मतलब एसेट है, और सारी की सारी रिसीट ऐड की, क्योंकि बैंक का बैलेंस रिसीट से बढ़ता है, और जितनी भी पेमेंट्स है उससे बैंक का बैलेंस कम होता है, तो मैंने वो क्या की, माइनस की। तो हमारे पास आंसर आया, आंसर आया 31,000 31,000 31,350। 31,350। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? सर जी बेटा। जी सर। सर अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो वो रिसिप्ट से लेस होगा और जी, पेमेंट से ऐड पेमेंट, होगा। पेमेंट में सिंपली तुम्हें लेस करना है, दोनों में क्यों एडजस्ट कर रहे हो, मतलब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ओपनिंग बैलेंस फॉर सपोज ये जो 4650 ये क्रेडिट साइड पे है, तो तुम्हें क्या करता, मैं जस्ट माइनस में लिख देता, बस इसको जस्ट माइनस में लिख देता, और रिसीट सारी ऐड करता, पेमेंट सारी माइनस करता, सिंपल।
अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो प्लस में लिखो, क्रेडिट साइड पे आ Okay, रहा है तो sir. माइनस में लिखो, सिंपल। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो ये बैंक का ख्याल करना है आपने, बैंक की फिर क्या ले रहा होगा आपसे, इसका टोटल करेंगे तो यू विल गेट 4949501 और इसका नेट करेंगे तो ये नेट आ जाएगा 125001। ये हमारे पास हो जाएगा टोटल एसेट्स। यहां तक बात क्लियर है सबको कि टोटल एसेट्स कैसे आए? Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज कि सर कैपिटल वाला पार्ट कर लेते हैं। तो हम कैपिटल की तरफ आ जाते हैं। कैपिटल में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कैपिटल की या इक्विटी की। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है कैपिटल एट स्टार्ट या कैपिटल एट बिगिनिंग। कैपिटल एट बिगिनिंग, अब इसके आगे लगा रहा हूं मैं स्टार, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ज्यादातर आपको सवालों में कैपिटल नहीं गिवन होता, ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होता। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तरीका ये होता है हमारे पास, अगर नहीं गिवन है तो क्या करना है, जितने भी एसेट्स हैं ओपनिंग, कौन से ओपनिंग, आपने उनको क्या करना है, प्लस करना है, और ओपनिंग एसेट्स में से माइनस करनी है ओपनिंग लायबिलिटी। आप सब लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी अगर आपको याद हो, तो उसमें कैपिटल कैसे फाइंड करते थे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस लायबिलिटीज, अगर आपको याद आ रहा हो। तो आपको कैपिटल वो सवालों में नहीं देगा। कैपिटल को फाइंड करने का तरीका ये है, आपने ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को क्या करना है, माइनस करना है। तो सर आप पीछे सवालों में जाते हैं कि सर एसेट में क्या क्या आ सकता है। तो पहली बात आपने ओपनिंग लेना है, ये डेटा दिया हुआ है आपको, इस तरह का डेटा गिवन होगा, ओपनिंग फिगर्स भी होंगी, क्लोजिंग फिगर इस तरह का अलग से दिया होगा, एक बैंक का अकाउंट होगा और एक ये डेटा होगा। तो आपने कैपिटल के लिए ये वाला डेटा देखना है जो ओपनिंग है, इसमें जो एसेट्स हैं उनको हाईलाइट कर दें, इन्वेंट्री एसेट है हाईलाइट कर दें, फिक्सचर एंड फिटिंग एसेट है, डिलीवरी वैन एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, रेंट प्रीपेड एसेट है, रेट्स प्रीपेड एसेट है। एक चीज जो वो नहीं देता, जिसके लिए थोड़ा सा ऊपर झांकना पड़ता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ता है, वो है बैंक का बैलेंस। वो जानबूझ के आपको नीचे नहीं देगा, वो ऊपर देगा। नीचे वाले, ये इसने बकायदा वर्ड भी यूज किया, द रिमेनिंग एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब एक एसेट इसने ऊपर लिखा है। बात समझ में आ रही? तो डोंट इग्नोर बैंक फिगर, बैंक की फिगर इग्नोर नहीं करनी है आपने। मैं दोबारा बता दूं, कैपिटल फाइंड करने का तरीका ये है कि एसेट माइनस लायबिलिटी, लेकिन ओपनिंग वाले लेने, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो इन्वेंट्री ऐड होगा, फिक्सचर एंड फिटिंग ऐड होगा, डिलीवरी वैन ऐड होगा, ट्रेड रिसीवेबल ऐड होगा, और आपका रेंट प्रीपेड ऐड होगा। अच्छा, रेट प्रीपेड नहीं आएगा क्योंकि इसका बैलेंस है नहीं। ठीक है, और ये आपका ओपनिंग बैलेंस 4650 ये ऐड होगा। ठीक है, मैं इसको अलग लिख देता हूँ, 4650 ये भी ऐड होगा, ये हमारी बैंक की फिगर है। ठीक है, अब मुझे बताएं कितना है, और बाकी सारे आइटम माइनस होंगे, ये वाले आइटम माइनस होंगे। Sir, 66,250. नहीं, ये नहीं आ रहा, गलत आ रहा है। सिर्फ एसेट्स हैं ये। अच्छा, सिर्फ एसेट्स हैं। 66,000 250. 66,250 250. माइनस कर दो, लाइब्रेरीज कितनी बनी, 3,400 प्लस 300 प्लस 200। 62,350. ठीक है, तो 3,400 भी माइनस किया, माइनस 300 किया, माइनस 200 किया, तुम्हारे पास टोटल आ गया 3,000, ओ सॉरी, इट इज 350. 62,350। तो हम जाके नीचे लिख देते हैं 62,350। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? जी सर। कोई सवाल यहाँ तक?